बच्चों, मैं दयावती, प्राध्यापिका अर्थशास्त्र फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खरेटे आप सभी का इन कक्षाओं में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, अपनी आज की इस कक्षा में हम कक्षा 11 में अर्थशास्त्र विषय का तीसरा अध्याय जिसका नाम है आंकड़ों के संकलन की जनगणना व प्रतिदर्श विधि, ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। इससे पहले इस चैप्टर की एक कक्षा हम ले चुके हैं जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि आंकड़ों के संकलन करने की दो विधियों के बारे में। पहली विधि जिसका नाम है जनगणना विधि, दूसरी विधि जिसको हम प्रतिदर्श विधि कहते हैं। तो जनगणना विधि वह विधि जिसके अंदर हम अपने समग्र की प्रत्येक इकाई का एक एक करके अलग अलग से अध्ययन करते हैं, और दूसरी प्रतिदर्श विधि जिसके अंदर हम समग्र की प्रत्येक इकाई का अलग अलग अध्ययन ना करके उन इकाइयों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक कुछ हम जो उसका प्रतिनिधित्व करता है उस सैंपल को हम चुनते हैं और उस सैंपल का हम अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिदर्श विधि। तो जनगणना विधि में हमने हर एक इकाई का अध्ययन किया और प्रतिदर्श विधि में हमने समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाला एक भाग, एक हिस्सा, उसका अध्ययन किया। आज की इस कक्षा में हम उसी प्रतिदर्श को चुनने की, प्रतिदर्श की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रतिदर्श का चुनाव करते समय जब प्रतिदर्श चुनते हैं, जब एक समग्र में से हम कुछ इकाइयों को चुनेंगे तो कुछ इकाइयों को किस तरीके से चुनें, तो उस सैंपल को चुनने की कई विधियां हैं, कई तरीके हैं। उन सभी तरीकों के बारे में हम अपनी आज की इस कक्षा में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रतिदर्श को चुनने की कुल 6 विधियां हैं, 6 तरीके हैं, जिनके नाम है पहला यादरैखिक प्रतिदर्श विधि, दूसरा सविचार प्रतिदर्श विधि और तीसरा सक्रिय प्रतिदर्श विधि। इसके अलावा चौथे नंबर पर आती है हमारी व्यवस्थित प्रतिदर्श विधि, 5वें नंबर पर कोटा प्रतिदर्श और 6ठे नंबर पर आती है सुविधानुसार प्रतिदर्श विधि। तो अपनी आज की इस कक्षा में हम प्रतिदर्श को चुनने की इन 6 की 6 विधियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इन सभी विधियों में आपस में क्या अंतर है, क्या इनके गुण हैं, क्या इनके अवगुण हैं, उन सभी के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए अपनी आज की कक्षा हम शुरू करते हैं। प्रतिदर्श के चुनाव की विधियों की बात करें तो पहली विधि जिसका नाम है यादरैखिक प्रतिदर्श विधि। यादरैखिक प्रतिदर्श विधि, इसे हम रैंडम मेथड भी बोलते हैं। तो क्या होती है यादरैखिक विधि, रैंडम विधि, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारा समग्र है, समग्र की मान लिया हमारे पास 50 इकाइयां हैं, तो उन 50 इकाइयों में से हमें 5 इकाइयां चुननी है। तो कौन सी 5 इकाइयां चुनी जाए, ये चुने जाने के समान अवसर होते हैं। उन 50 की 50 इकाइयों में से कोई भी चुनी जा सकती है। कौन सी चुनी जाएगी, कौन सी छोड़ दी जाएगी, इसके बारे में स्वयं अनुसंधानकर्ता को भी कुछ पता नहीं होता। तो जो यादरैखिक प्रतिदर्श विधि है, जिसे हम रैंडम मेथड भी बोलते हैं, तो इसके अंदर स्वयं अनुसंधानकर्ता को भी ये नहीं पता कि कौन सी विधि सैंपल के रूप में चुनी जाए, यानी कि समग्र की सभी इकाइयों के चुने जाने के समान अवसर होते हैं, समान मौके होते हैं, और ये चुने जाने का काम आकस्मिक ढंग से किया जाता है, अचानक किया जाता है। तभी तो अनुसंधानकर्ता को भी नहीं पता होता। इसीलिए इस विधि को हम दैव प्रतिदर्श विधि भी कहते हैं। दैव यानी कि हमें अनुसंधानकर्ता को नहीं पता कि कौन सी इकाई चुनी जाएगी, कौन सी छोड़ दी जाएगी, ये एकदम से होगा, अपने आप होगा। दैव पर यह निर्भर करता है, भगवान पर यह निर्भर करता है कि किस इकाई को चुना जाएगा, किस इकाई को छोड़ा जाएगा। तो यादरैखिक प्रतिदर्श विधि वह विधि जिसके अंदर समग्र की सभी इकाइयों में से प्रतिदर्श के चुने जाने के समान अवसर, समान मौके होते हैं। तो ये इस विधि की परिभाषा होगी। तो इसके अंदर आकस्मिक ढंग से सैंपल का चुनाव किया जाएगा। स्वयं अनुसंधानकर्ता को भी इसके बारे में नहीं पता होगा कि कौन सा हमारा सैंपल के रूप में चुना जाएगा, कौन सा छोड़ा जाएगा। इसे हम एक एग्जाम्पल से सुनते हैं, समझते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मान लिया मेरे पास कक्षा है, कक्षा में सामने बच्चे बैठे हैं और मुझे उन बच्चों को टॉफियां वितरित करनी है, बांटनी है। तो टॉफी बांटने का एक तरीका ये हो सकता है कि मैं एक एक बच्चे को अपने पास बुलाऊं, उनको एक एक करके दूं, या एक ये हो सकता है कि मैं एक एक बच्चे के पास जाऊं, उनको दूं। लेकिन इन सब की बजाय अगर मैं टॉफी अपनी मुट्ठी में लूं और टॉफियों को बच्चों की तरफ ऐसे फेंक दूं, और ऐसे फेंकने से बच्चे कैच करेंगे, कोई कैच कर सकता है, कोई भी जिसे कैच करेगा जो उसको मिल जाएगी, जिसे नहीं करेगा उसको रह जाएगी। तो ये तरीका एकदम से हो, अचानक से हो, किसी को भी मिल सकती है, कोई भी छूट सकता है, यानी कि सबको समान मौके। तो ऐसी ही विधि हमारी यादरैखिक प्रतिदर्श विधि है।
इस यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि का अगर हम एक और उदाहरण की बात करें तो लॉटरी जो तरीका है, लॉटरी विधि जो है, जिसका बहुत बार प्रयोग किया जाता है। जैसे हम जितना भी हमारी समग्र की इकाइयां होती हैं, सबके नाम की हम एक पर्ची बना लेते हैं और उन पर्चियों को फोल्ड करके आपस में अच्छे से मिक्स किया और मिक्स करके उसमें से हमें जो सैंपल के रूप में चुनना है, ऐसे ही 5, 10 कोई भी आंख बंद करके हम वो पर्ची निकाल लेते हैं। तो ये तरीका भी किसका उदाहरण है? यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि का। क्योंकि इस तरीके में भी जो हमारा समग्र है, जो हमारी पर्चियां हैं, उनमें से सभी के चुने जाने के समान अवसर होते हैं, समान मौके होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने जाना कि यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि क्या होती है। तो इसके गुण क्या होंगे कि ये एक आसान सी विधि है, सरल विधि है, इसके अंदर पक्षपात की कोई संभावना नहीं होती। दूसरा, इसके अंदर सभी इकाइयों को चुने जाने के क्या होंगे? समान अवसर होंगे, समान मौके होंगे। तो ये विधि हमारी यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि। इसका अवगुण क्या होगा? अवगुण में सबसे बड़ा अवगुण इसका यही है कि जब इकाइयां एक जैसी ना हो, सभी इकाइयां समान ना हो, एक जैसी ना हो, और उनमें से कुछ इकाइयों को अगर समग्र के रूप, सैंपल के रूप में चुनना बहुत ज्यादा जरूरी हो, तो ऐसे में हम ये तरीका नहीं अपना सकते। क्योंकि इस तरीके के अंदर सभी इकाइयों को समान मौके मिलेंगे, समान अवसर मिलेंगे। जिस इकाई को सैंपल में चुने जाने का बहुत ज्यादा जरूरी है, वो इकाई छूट भी सकती है और वो इकाई आ भी सकती है। तो जब ऐसा हो कि किसी एक इकाई का चुना जाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ऐसे में हम यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि का, रैंडम मेथड का प्रयोग नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ कोई संभावना नहीं कि वो जरूर सैंपल के रूप में चुनी जाएगी। यहाँ पर सभी समग्र की इकाइयों को प्रतिदर्श के रूप में चुने जाने के समान अवसर, समान मौके मिलेंगे। तो ये हमारी सैंपल के चुनने की पहली विधि। अब बात करते हैं हम दूसरी विधि की, जिसका नाम है सहविचार प्रतिदर्श विधि। सहविचार, तो ये क्या विधि है, क्या इस विधि की परिभाषा है? ये हम इस शब्द से ही हम इसकी परिभाषा, सहविचार यानी कि जो अनुसंधान करता है वो स्वयं अपने विचार से ये देखेगा कि जो उसका समग्र है, उस समग्र में उसके विचार से कौन सी ऐसी इकाइयां हैं जिसे सैंपल के रूप में चुना जाना चाहिए और कौन सी ऐसी इकाइयां हैं जिसे छोड़ देना चाहिए। तो वो तरीका, वो विधि जिसके अंदर अनुसंधानकर्ता अपने विचार से सैंपल को चुनता है, वो क्या कहलाएगा? सहविचार प्रतिदर्श विधि कहलाएगा। तो ये तरीका बहुत ही आसान विधि है हमारी। अनुसंधानकर्ता अपने हिसाब से देखेगा। अगर हम इसके गुण और अवगुण की बात करें तो प्यारे बच्चों, इसका गुण, सबसे बड़ा गुण इसका ये है कि जो हमने यादृच्छिक विधि में अवगुण पढ़ा था कि जब कोई इकाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो, उसे सैंपल के रूप में चुना जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो, ऐसे में हमें इस तरीके का प्रयोग करना चाहिए, सहविचार प्रतिदर्श विधि का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि अनुसंधानकर्ता अपने विचार से उस इकाई को सैंपल में जरूर शामिल करेगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए हम बात करें कि भारत देश के अंदर लोहा इस्पात उद्योग का सर्वे किया जाए। जो लोहा और इस्पात उद्योग है भारत का, अगर उसकी जो उद्योग के अंदर जितने भी फर्में हैं, हम उन सबका सर्वे करें और उस सर्वे के अंदर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को छोड़ दिया जाए, तो वो सर्वे क्या सर्वे होगा? कोई सर्वे नहीं होगा। क्योंकि टाटा आयरन एंड स्टील लोहा इस्पात उद्योग में सबसे ऊपर, सर्वोपरि है, और उसी को शामिल ना किया जाए, तो जब ऐसा तरीका, ऐसा कोई महत्वपूर्ण इकाई हो जिसे सैंपल में चुना जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वहां पर हम सहविचार प्रतिदर्श विधि का प्रयोग करें। तो इस विधि के अगर हम गुणों की बात करें, अवगुणों की बात करें, तो गुण इसका यही होगा कि जब कोई इकाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा जरूरी है सैंपल में चुनी जानी, तो हम इस विधि का प्रयोग बड़े अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा, ये विधि भी बहुत सरल विधि है, बहुत आसान विधि है। अगर हाँ, इसकी अवगुणों की अगर हम बात करें तो ये अवगुण हो सकता है कि इसके अंदर पक्षपात हो सकता है। क्योंकि अनुसंधानकर्ता अपने विचार से करेगा, अपने विचार से अगर वो पक्षपात करेगा तो फिर पक्षपात से जो हमारे रिजल्ट्स निकलेंगे, जो हमारे परिणाम निकलेंगे, वो विश्वसनीय नहीं होंगे, वो शुद्ध नहीं होंगे। तो दूसरा तरीका हमारा सहविचार प्रतिदर्श विधि, वो तरीका, वो विधि जिसमें अनुसंधानकर्ता अपने विचार से समग्र में से सैंपल का चुनाव करता है। इसके बाद आती है हमारी तीसरी विधि, जिसका नाम है सत्रित प्रतिदर्श विधि। सत्रित यानी कि इसके अंदर हम जो हमारा समग्र है उसको अलग अलग सत्रों में बांटेंगे। प्यारे बच्चों, इस विधि का एक और नाम भी है, वो नाम है मिश्रित प्रतिदर्श विधि।
सत्रित और मिश्रित, अगर हम इस विधि की परिभाषा की बात करें तो हम इसकी परिभाषा को भी यहीं से समझ सकते हैं। सत्रित यानी कि जिस विधि के अंदर हम अपने समग्र को अलग अलग सत्रों में बांटेंगे, और मिश्रित यानी कि इस विधि के अंदर मिश्रित है ये, यानी कि दो का मिश्रण है। तो ये जो विधि है, इस विधि में दो विधियों का, जो पहले हमने दो विधियां पढ़ी, यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि और सहविचार प्रतिदर्श विधि, इन दोनों का मिला जुला रूप हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। सत्रित प्रतिदर्श विधि में हमें देखने को मिलेगा। तो क्या है सत्रित प्रतिदर्श विधि, हम इसे समझते हैं। समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास कक्षा है, कक्षा के विद्यार्थी हैं और 50 विद्यार्थी हैं। उन 50 विद्यार्थियों को हम अलग अलग सत्रों में उनकी विशेषताओं के आधार पर बांटते हैं। विशेषता हम देखेंगे क्या विशेषता है। हम विशेषता ये भी बांट सकते हैं कि 50 में से हो सकता है 30 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं, तो 2 सत्र बन गए, लड़कों के अलग लड़कियों का अलग। कुछ हमें सैंपल के रूप में मान लिया हमें 5 इकाई चुननी है, तो अगर 30 लड़के हैं तो हम 30 में से कुछ लड़के चुनेंगे और 20 में से कुछ लड़कियां चुनेंगे। क्योंकि लड़के ज्यादा हैं तो हम लड़कों को हो सकता है मान लिया 5 का चुनाव करना है, तो 30 में से हमने 3 लड़कों का चुनाव कर लिया सैंपल के रूप में, और 20 में से 2 लड़कियों का चुनाव कर लिया। तो पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अपने समग्र को अलग अलग सत्रों में बांटा। और अलग अलग सत्रों में कैसे बांटा, उनकी विशेषताओं के आधार पर। जैसे हमने बांट दिया लड़का लड़की, या ऐसे हो सकता है कि सब्जेक्ट वाइज हम बांट सकते हैं। कोई भी विशेषता हमें विशेषता लेनी है और विशेषता के आधार पर बांटना है। हम आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, कॉमर्स के हैं, साइंस के हैं, तो उन विशेषताओं के आधार पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम अलग अलग सत्रों के अंदर बांटेंगे। तो अलग अलग सत्रों में बांटने के बाद फिर हम क्या करेंगे, जो हमने अलग अलग सत्र बांटे, ये स्तर क्या है, हमने अपने विचार से बांटे हैं। हमने अपने विचार से लड़के लड़कियां अलग अलग या सब्जेक्ट वाइज अलग अलग। तो जो पहला मिश्रण है सहविचार विधि का, उसके अंदर हमने क्या किया कि हमने अपने समग्र को, अपने आंकड़ों को अपने विचार से अलग अलग सत्रों में अलग अलग विशेषताओं में बांटा। फिर उस प्रत्येक स्तर से, जैसे लड़के अलग लड़कियां अलग, उस प्रत्येक स्तर से हम यादृच्छिक तरीके से सैंपल का चुनाव करें। यादृच्छिक तरीका क्या बताया था मैंने, कि एकदम से अचानक से सबको समान मौका मिले। जो 30 लड़के हैं उन 30 लड़कों में से कोई 3 चुने जा सकते हैं, सबको समान मौका मिले। 20 लड़कियां हैं, उन 20 लड़कियों में से कोई भी 2 लड़कियां चुनी जा सकती हैं, सबको समान मौका मिले। तो सत्रित या मिश्रित प्रतिदर्श विधि 2 विधियों का मिश्रण है, सहविचार प्रतिदर्श विधि और यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि। जब हम सत्र बनाएंगे विशेषताओं के आधार पर, तो वो स्तर हम अपने विचार से, अनुसंधानकर्ता अपने विचार से बनाएगा, और उस प्रत्येक स्तर से जो सैंपल चुनेगा वो सैंपल वो यादृच्छिक तरीके से चुनेगा। तो प्यारे बच्चों, तीसरी विधि प्रतिदर्श के चुनाव की तीसरी विधि, जिसका नाम क्या है, सत्रित या मिश्रित प्रतिदर्श विधि, इसके अंदर 2 विधियों का मिश्रण होता है। इसके बाद प्रतिदर्श के चुने जाने की हमारी अगली विधि आती है, और इस विधि का नाम है व्यवस्थित प्रतिदर्श विधि। व्यवस्थित प्रतिदर्श विधि ये चौथे नंबर की हमारी विधि है। तो व्यवस्थित प्रतिदर्श क्या विधि है, क्या इसकी परिभाषा है, और इस विधि के अंदर हम कैसे प्रतिदर्श का चुनाव करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा समग्र है, समग्र के हमारे जितने भी आंकड़े हैं, उन सबको हम व्यवस्थित करेंगे, सिस्टेमैटिक ढंग से उनको हम जचाएंगे। तो यही इस विधि की परिभाषा भी होगी कि व्यवस्थित प्रतिदर्श विधि वह विधि होती है जिसमें हम सबसे पहले समग्र को व्यवस्थित करेंगे। और समग्र को व्यवस्थित करने के क्या तरीके हैं, ये तरीके हमारे 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका समग्र को जचाने का भौगोलिक, और दूसरा तरीका होता है समग्र को जचाने का, वो है हमारा संख्यात्मक। ये क्या तरीका होता है, इसमें क्या करते हैं, ये सब मैं आपको अभी बताऊंगी। एक और तरीका भी है आंकड़ों को व्यवस्थित करने का, और वो तरीका है वर्णात्मक। तो सबसे पहले हम अपने समग्र की सभी इकाइयों को व्यवस्थित करेंगे, जचाएंगे सिस्टेमैटिक तरीके से। और किस तरीके से, वो तरीका हमारा भौगोलिक हो सकता है, संख्यात्मक हो सकता है, वर्णात्मक हो सकता है। भौगोलिक यानी कि स्थान के आधार पर, जैसे हम सर्वे की बात करें, हम लोहा और इस्पात उद्योग के सर्वे की ही बात करें, तो हम भौगोलिक आधार पर अलग अलग राज्यों की, हरियाणा में के कौन कौन से लोहा इस्पात उद्योग हैं, और पंजाब में कौन से हैं, पश्चिम बंगाल में कौन से हैं। तो पहला तरीका क्या हुआ कि जो भी हमारा समग्र है, हम उस समग्र को क्या करें, हम उसको स्थान के आधार पर बांटें।
जैसे हम रिजल्ट की बात करें, कक्षा 10 में का जो बोर्ड का परिणाम है उसकी बात करें, तो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग जिले का, ये इस जिले का परिणाम है, ये इस जिले का परिणाम है, तो आंकड़ों को व्यवस्थित करने का एक तरीका क्या हो सकता है, भौगोलिक, जिसमें हम स्थान के आधार पर अपने आंकड़ों को व्यवस्थित करेंगे। दूसरा तरीका हो सकता है संख्यात्मक। संख्यात्मक के अंदर हम क्या करते हैं, हम संख्या के आधार पर, जैसे कक्षा में हम टेस्ट लेते हैं और टेस्ट में बच्चों के क्या मार्क्स आए, हम उसे रोल नंबर वाइज लगा लें, तो रोल नंबर वाइज जो हमने लगाया वो क्या है, संख्यात्मक आधार पर। तो अपने आंकड़ों को व्यवस्थित करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, संख्या के आधार पर या अंकों के आधार पर हम अपने आंकड़ों को जचाएं। एक और तरीका भी है व्यवस्थित करने का, और वो है वर्णात्मक। वर्णात्मक यानी कि अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली वे में, जैसे जब हमारे बहुत बार रोल नंबर आते हैं बोर्ड के, बहुत बार अल्फाबेटिकली आते हैं, सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले, फिर बी से स्टार्ट होने वाले नाम। तो अपने आंकड़ों को, अपने समग्र के सभी आंकड़ों को, सभी मदों को सबसे पहले व्यवस्थित प्रतिदर्श विधि में हम व्यवस्थित करेंगे, सिस्टेमेटिक तरीके से जचाएंगे। सिस्टेमेटिक तरीके से व्यवस्थित करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। हम भौगोलिक तरीके से भी कर सकते हैं व्यवस्थित, हम संख्यात्मक तरीके से कर सकते हैं, हम वर्णात्मक तरीके से कर सकते हैं। व्यवस्थित करने के बाद फिर उस में से हम अपने आंकड़ों को चुनेंगे। जैसे संख्यात्मक आधार पर हमने कर लिया, और हमने संख्यात्मक आधार पर रोल नंबर वाइज लगाया, तो सबसे पहला हमने 5 रोल नंबर को चुन लिया, 5 के बाद हम 15 को चुन लें, 15 के बाद हम 25 को चुन लें, 25 के बाद 35 को चुन लें। तो ये जो तरीका है ये क्या कहलाता है, हमारा व्यवस्थित प्रतिदर्श विधि कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, व्यवस्थित प्रतिदर्श विधि की परिभाषा क्या हुई कि जिसके अंदर हम सबसे पहले अपने समग्र की मदों को व्यवस्थित करेंगे, और व्यवस्थित करने के बाद एक मद का चुनाव करने के बाद उसी के आधार पर उससे अगली, जैसे मैंने अभी बताया 5, 5 के बाद 15, 15 के बाद 25, इस तरह से हम अपने प्रतिदर्श को चुनेंगे। तो ये इस विधि की परिभाषा। इसके गुण और अवगुण की अगर हम बात करें, तो गुण और अवगुण के अंदर इसका यही अवगुण आता है कि जैसे हमने पहले 5 रोल नंबर को चुना, फिर हमने 15 को चुना, फिर 25 को चुना, तो बीच के जो हमारी मदें थी वो तो एकदम से निकल गई, उनके बारे में तो सोचा ही नहीं गया। तो वो ये जो तरीका है, इसमें सभी मदों को सैंपल के रूप में चुने जाने के समान मौके नहीं मिले। तो ये इस विधि का अवगुण हो गया। गुणों की अगर बात करें तो आसान विधि है, सरल तरीका है, तो ये इस विधि के गुण हो जाएंगे। तो व्यवस्थित विधि क्या होती है ये आप सबकी समझ में आ गया होगा कि हम सबसे पहले अपने आंकड़ों को व्यवस्थित करेंगे। 3 तरीके से हम व्यवस्थित कर सकते हैं। इसके बाद हमारी आंकड़ों के संकलन की चौथी विधि आती है कोटा प्रतिदर्श विधि। इस विधि का एक और नाम भी है, और वो नाम है अभ्यंस विधि। तो दूसरा नाम कोटा विधि का क्या है, अभ्यंस, ये भी हम इस विधि को कहते हैं। तो कोटा विधि के अंदर क्या करते हैं, क्या होती है ये विधि, तो इस विधि को भी समझने के लिए हमें एक उदाहरण देना पड़ेगा। मान लिया हम बात करें, कक्षा की बात करते हैं, हमारे पास 100 विद्यार्थी हैं, 100 हमारे पास कुल विद्यार्थी हैं, और उन 100 कक्षा 11 के ये हमारे विद्यार्थी हैं। इन 100 विद्यार्थियों में से मान लिया जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो 50 स्टूडेंट्स के पास आर्ट्स है, और कॉमर्स की अगर हम बात करें तो 30 विद्यार्थियों के पास कॉमर्स है, और अगर हम बात करें साइंस स्ट्रीम की तो साइंस स्ट्रीम में हमारे पास 20 विद्यार्थी हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने क्या किया, हमारा जो कुल समग्र का आकार है वो क्या है, हमारे 100, जनसंख्या हमारी समग्र हमारा कितना है, 100 का है। उस 100 में ये 3 तरह के हैं, आर्ट्स में 50, कॉमर्स में 30 और साइंस के अंदर 20 विद्यार्थी हैं। तो कोटा या अभ्यंस विधि में हम सैंपल कैसे चुनेंगे, हम अपनी जनसंख्या को, अपने समग्र को, जो हमारे पास समग्र है उसमें से जब हम सैंपल चुनेंगे तो वो कुल जनसंख्या में उसका अनुपात क्या है, इस आधार पर हम चुनते हैं। जैसे हमें सैंपल के रूप में 10 इकाइयां चुननी है, हमारे जो समग्र है उसका आकार कितना है, 100 में से हमारी जनसंख्या का आकार, समग्र का आकार 100, और 100 में से हमें सैंपल के रूप में 10 का चुनाव करना है। तो जब हम 10 इकाइयां सैंपल की चुने तो वो इस जो हमारी जनसंख्या है, इस कुल के अंदर जो इनका हमारे हिस्सेदारी है उसी अनुपात में हम उसको चुनेंगे। तो वो जो तरीका है वो कहलाता है कोटा। तो कोटा तरीके के अंदर क्या करते हैं कि जो समग्र से हमारे जो अलग अलग इकाइयां हैं उनकी हम प्रतिशतता निकालते हैं। जैसे बात करें हम आर्ट्स की, तो आर्ट्स के आधे विद्यार्थी हैं,
100 में से 50 विद्यार्थी आधे विद्यार्थी हो जाते हैं, 50% विद्यार्थी जो हमारे हैं वो आर्ट्स के हैं। तो जो सैंपल का जब हम चुनाव करेंगे तो सैंपल का चुनाव करने में भी 10 में से आधे विद्यार्थी यानी कि 5 विद्यार्थी हमारे कहाँ से होने चाहिए, आर्ट्स से होने चाहिए। तो यही कोटा विधि है बच्चों, जिसके अंदर जो हमारा समग्र है, जो हमारी जनसंख्या है, उसमें जो हमारा सैंपल की प्रतिशतता उतनी ही होनी चाहिए जितनी यहाँ पर है। सैंपल में भी वही प्रतिशतता होनी चाहिए। तो अगर हमारे 50 विद्यार्थी आर्ट्स में हैं तो सैंपल में भी इसमें से हम 5 विद्यार्थी चुने। सैंपल के रूप में अगर आप 50 में से 5 चुने आर्ट्स में से और 30 यानी कि 30%, 100 में से 30 तो 30% हो गया हमारा। तो जनसंख्या से कॉमर्स का अनुपात कितना है, प्रतिशतता अनुपात कितना है, 30 का। तो सैंपल में भी 30% यानी कि सैंपल के रूप में भी हम यहाँ से कितने चुने, 3 विद्यार्थियों को चुने। और ऐसे ही जो साइंस के विद्यार्थी हैं 20, 100 में से 20 यानी कि 20% है, तो सैंपल में भी 20% ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम मान लिया 20 में से 2 विद्यार्थियों का चुनाव करें, तो 5 और 3 8 और 2 10 यानी कि जो हमने सैंपल 10 का चुनाव किया वो उसी प्रतिशत मात्रा के आधार पर होना चाहिए जो उनका जनसंख्या का हिस्सेदारी यहाँ पर है। तो आर्ट्स के 50 थे, आधे थे, तो सैंपल में भी ये आधे हैं। कॉमर्स के 30% थे, तो सैंपल में भी 30% ही है। हमारे साइंस के विद्यार्थी 20% थे, समग्र के जनसंख्या से इनका प्रतिशतता 20% था, तो सैंपल में भी इसकी प्रतिशतता 20% ही होनी चाहिए। तो ये जो तरीका है ये कोटा प्रतिदर्श, कोटा कितना है जनसंख्या में, कुल कितना कोटा है, तो इसका 50% कोटा था तो सैंपल में भी 50%, कॉमर्स में 30% था तो सैंपल में भी 30%। तो ये तरीका क्या कहलाता है, कोटा प्रतिदर्श तरीका कहलाता है। अगर हम बात करें इस विधि के कोटा प्रतिदर्श की अभ्यंश की गुण और अवगुण की, तो इसका सबसे बड़ा गुण ये है कि जो समग्र के अंदर प्रतिशतता थी सैंपल में भी वही प्रतिशतता होगी। तो प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं कि जब कोटा तरीके से सैंपल का चुनाव किया जाता है तो ये हमारे समग्र का बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। जो ज्यादा है, आर्ट्स के ज्यादा थे तो सैंपल में भी उनका ज्यादा चुनाव किया गया। हमारे साइंस के विद्यार्थी की समग्र में कम थी प्रतिशतता, तो सैंपल में भी उनकी प्रतिशतता कम ही होगी। तो इसका गुण क्या हुआ, कोटा प्रतिदर्श विधि का सबसे अच्छा गुण यही हुआ कि सैंपल में उचित प्रतिनिधित्व होता है इस तरीके से। अगर हम अवगुणों की बात करें तो अवगुणों में हम यही कहेंगे कि इसके अंदर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, गणना करनी पड़ेगी और अनुसंधानकर्ता को ये काम अच्छे से आना चाहिए, तभी वो ये काम कर पाएगा। तो कोटा प्रतिदर्श विधि, अभ्यंश विधि के बारे में हमने जाना। इसके बाद हमारी छठा तरीका, छठी विधि आती है जिसका नाम है सुविधानुसार प्रतिदर्श विधि। हमने 6 विधियां पढ़नी थी, छठी विधि है हमारी। तो प्यारे बच्चों, ये सबसे आसान विधि है, नाम ही इसका सुविधानुसार है। तो सुविधानुसार प्रतिदर्श विधि वो विधि है जिसमें अनुसंधानकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार, जो 6 की ये इतनी विधियां हैं, इनमें से उसे क्या सुविधापूर्ण लगता है, जो भी उसको आसान सा तरीका लगे सैंपल का चुनाव करने का, उसी तरीके से वो अगर अपने सैंपल को चुन लेता है तो वो तरीका क्या बन जाएगा, हमारा सुविधानुसार प्रतिदर्श विधि बन जाएगा। तो हमने 6 विधियां पढ़ी प्रतिदर्श के चुनाव की, प्रतिदर्श की 6 की 6 विधियों का हमने गुण अवगुण पढ़ा। सुविधानुसार विधि बहुत आसान विधि है, सरल विधि है, यही इसके गुण आएंगे। तो 6 की 6 विधियों के बारे में हमने जाना। इसके बाद आता है कि जो प्रतिदर्श है, जो सैंपल है, इसकी विश्वसनीयता। ये एक और प्रश्न हमारा बनता है कि सैंपल की विश्वसनीयता किन किन बातों पर निर्भर करती है, किन किन तत्वों पर निर्भर करती है। वैसे हमने अभी सैंपल के चुनाव की 6 विधियों के बारे में पढ़ा। अब अगर हम बात करें कि सैंपल का जो प्रतिदर्श है उसकी विश्वसनीयता किन बातों पर निर्भर करती है, तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में सबसे पहले हम कहेंगे कि प्रतिदर्श की विश्वसनीयता सबसे पहले प्रतिदर्श के आकार पर निर्भर करती है। जो हमने सैंपल चुना उस सैंपल का आकार कितना है, साइज कितना है। अगर हमारा समग्र बहुत बड़ा है, लाखों में है और हजारों में है, और हम उसमें से बहुत कम चुने, जैसे मान लिया हमारे पास 10,000 बच्चे हैं और उनमें से हम 10 का चुनाव करते हैं तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो सैंपल का आकार, सैंपल का साइज हमारे समग्र के अनुसार होना चाहिए। समग्र बहुत बड़ा है तो उसी के आधार पर हमारा साइज बनेगा। तो हम 10,000 में से अगर 1000 लें तो वो उचित प्रतिनिधित्व करेगा 10 की बजाय। तो सबसे पहली प्रतिदर्श की विश्वसनीयता किस पर निर्भर करती है, सैंपल के आकार पर निर्भर करती है। दूसरी बात, अगर हम सैंपल की विश्वसनीयता की बात करें तो वो चीज है कि प्रतिदर्श को चुनने की हमारी विधियां जो हमने अभी पढ़ी,
हमारे सैंपल के चुनाव की हमने कौन सी विधि का प्रयोग किया। अगर हमारी विधि ऐसी है जो अच्छे से उचित प्रतिनिधित्व कर रही है तो उस विधि के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि हमारे सैंपल कितना विश्वसनीय होगा, कितना सही होगा, कितना शुद्ध होगा, और उसी के आधार पर फिर हमारे परिणाम निकलेंगे। तो दूसरा महत्वपूर्ण क्या है कि सैंपल के प्रतिदर्श के चुनने की विधि कौन सी है। तीसरी अगर हम बात करें सैंपल की विश्वसनीयता किस पर निर्भर करती है, तो वो निर्भर करती है गणकों पर। जो गणक हैं, सूचक हैं, जो सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं, जो अनुसंधानकर्ता स्वयं है या उसने अपने नीचे और गणक लगा रखे हैं, तो उनको उसने प्रशिक्षित किया है या नहीं, उनको उसने ट्रेनिंग दी है या नहीं, और वो कितने पक्षपातपूर्ण है या पक्षपात रहित है। तो गणक हमारे प्रशिक्षित हैं या नहीं, और गणकों की भावना कैसी है, पक्षपात रहित है या पक्षपातपूर्ण है। ये सारी बातें निर्भर करती हैं किसको बनाते हैं महत्वपूर्ण, प्रतिदर्श की विश्वसनीयता। तो प्रतिदर्श की विश्वसनीयता हमारे जो सैंपल है उसके आकार पर, हमारे सैंपल के चुनाव की विधि पर, जो हमारे गणक हैं उनकी ट्रेनिंग, उनके प्रशिक्षण पर, और गणकों के व्यवहार पर, उनका व्यवहार पक्षपातपूर्ण है या पक्षपात रहित है, इसके ऊपर निर्भर करता है। तो प्यारे बच्चों, हमने अपनी आज की इस कक्षा में पढ़ा कि ये हमारी जो विधियां हैं, इन सभी विधियों के बारे में हमने जाना अच्छे से। अब हमने जो अब तक पढ़ा है उसके लिए हम कुछ MCQs का अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि हमें कितना समझ में आया, कितना हमने पढ़ा। तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर 2 MCQ लिए हैं और यहाँ से हम चेक करते हैं, देखते हैं कि हमने जो पढ़ा वो हमारा कितनी समझ में आया। सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि प्रतिदर्श विधि का मुख्य गुण क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन है और हमें इसमें से देखना है कि जो हमने अभी पढ़ा प्रतिदर्श विधि सैंपलिंग मेथड, जिसमें हम समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ इकाइयों का अध्ययन करते हैं, तो इस प्रतिदर्श विधि का मुख्य गुण क्या है। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास समय की बचत। इस विधि का प्रयोग करने से समय की बचत होती है या नहीं होती है। दूसरा चीज है विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता। सैंपल जो मेथड है, प्रतिदर्श जो विधि है, इस विधि का प्रयोग करने से हमें किसी विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है। और तीसरा अशुद्ध निष्कर्ष हमारे अशुद्ध निकलते हैं। बी नंबर पर आता है दोनों, जो बी विशिष्ट ज्ञान ये और अशुद्ध निष्कर्ष ये दोनों। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रतिदर्श विधि का मुख्य गुण। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ते ही हमारी समझ में आ जाएगा कि सैंपलिंग मेथड में हम सभी इकाइयों का अध्ययन तो करते नहीं, उनका प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ इकाइयों का अध्ययन करेंगे। तो उससे क्या होगा, उससे समय की बचत होगी। जब हम हर एक इकाई का अलग अलग अध्ययन करेंगे तो उसमें हमारा बहुत ज्यादा समय लगेगा, बहुत ज्यादा हमारी मेहनत लगेगी, और ये जो हमारी सैंपलिंग या प्रतिदर्श जो विधि है, इसमें इन सभी की बचत होती है, कम लगता है समय, कम मेहनत लगती है। तो हमारा सही ऑप्शन, सही उत्तर क्या होगा, ए, समय की बचत है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है हमारा निदर्शन के आवश्यक तत्व। तो ये हमने अभी पढ़ा था। निदर्शन, हम सैंपल को ही निदर्शन बोलते हैं, प्रतिदर्श को ही निदर्शन भी कहा जाता है। तो निदर्शन यानी कि प्रतिदर्श जो हमारा है, जो सैंपल हमने चुना है, बहुत सारी इकाइयों में से कुछ इकाइयां जो हमने चुनी है, उसका आवश्यक तत्व क्या है। तो अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही कि आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला आवश्यक तत्व प्रतिनिधित्व, बी नंबर पर है स्वतंत्रता, सी नंबर पर ए और बी दोनों, और डी कोई नहीं। तो ए क्या है, प्रतिनिधित्व का अर्थ क्या है, यानी कि जो हमने सैंपल चुना, जो हमने 100 में से 10 विद्यार्थी चुने, तो वो विद्यार्थी ऐसे हों जो सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हो, यानी कि सबके जैसे हों, सबका अच्छे से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधित्व का अर्थ है, जो सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा बी यानी कि स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के अंदर मैंने आपको बताया था पहले कि स्वतंत्रता क्या होती है, यानी कि एक इकाई का हमने चुन लिया और जो दूसरी इकाई है वो आपस में ऐसे जुड़ी हुई ना हो कि अगर हम 2 में से 1 को चुन लें और 1 रह जाए तो उस जो हमने चुनी उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़े। वो दोनों एक साथ है तो अच्छा जो प्रदर्शन होता है, एक साथ नहीं है। यानी कि अगर कुछ इकाइयां ऐसी हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जिनको हम साथ ही लेंगे, छोड़ेंगे तो दोनों को छोड़ेंगे, तो ऐसी इकाइयां स्वतंत्र इकाइयां नहीं है। स्वतंत्र इकाइयां वो होती है कि किसी को भी चुन लिया, किसी को भी छोड़ दिया, इससे उनके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। तो प्रश्न हमारा क्या है कि निदर्शन के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो सी जो ऑप्शन है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि दोनों, ए और बी दोनों, तो प्रतिनिधित्व भी करना चाहिए हमारा सैंपल और हमारा सैंपल स्वतंत्र भी होना चाहिए। तो हमारा जो सही उत्तर है वो हमारा सी ही होगा, क्योंकि
प्रतिनिधित्व और स्वतंत्रता दोनों इसके अंदर आ जाती है। तो हमारा सही उत्तर कौन सा होगा? सी, दोनों, ए और बी दोनों। तो बच्चों, हमने इस तरह से जाना कि आंकड़ों के प्रतिदर्श की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी थी। उनके आधार पर हमने कुछ एमसीक्यूज भी करे, जिससे हमने समझ में आया कि भाई किस तरह से हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आज के लिए इतना ही।